नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स हो। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखेंगे उसमें देखेंगे पाइथन का numpy मॉड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये अधिकतर हर जगह पर, जैसे कि अगर आपको मैटप्लॉटलिब या पांडास या फिर आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड या मैपिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, यूज़ करना है, या साइंटिफिक आपको कोई भी कैलकुलेशंस करने हैं, या किसी तरीके के आपको डेटा साइंटिस्ट में कई सारे जगह पर हमको जो है ज़रूरत पड़ती है numpy से। ठीक है, numpy क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन विच इज अ पाइथन पैकेज फॉर द कंप्यूटेशन एंड प्रोसेस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स। इसका मतलब numpy का हम यूज़ किस लिए करते हैं? अगर सिंगल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना हो तो उसके लिए। इसका फ़ायदा क्या है? जिससे हम कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशंस वगैरह बहुत तेज़ी से फास्ट परफॉर्म कर सकें और प्रोसेसिंग फास्ट हो। अब इसको बनाया किसने था? तो उसको बनाया था ट्रेविस ओलिफेंट ने। कब बनाया था? 2005 में। यानी ट्रेविस ओलिफेंट साहब ने इसको 2005 में इसको सबसे पहले बनाया था numpy को। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि numpy में एरे बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट नाम का मेथड है या लिस्ट हमारे पास है, तो फिर वाई वी नीड numpy? तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि numpy हमारा जो पाइथन है वो कैलकुलेशन बहुत ही स्लो करता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप किसी भी 100x100 अगर कोई मैट्रिक्स है, यानी 100 रो एंड 100 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो पाइथन है वो कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा ले सकता है। एज्यूम करिए 10 मिनट लग सकता है, जबकि वही अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ तो इसमें लगभग 0.03 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। जस्ट इमेजिन कि इसको 10 मिनट से ज़्यादा लग रहा है और इसको 0.3 सेकेंड यानी 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है। ये बहुत ही बड़ा फास्ट कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, अब इसको हम कहें कैसे मान लें हम ये बात, तो मैं आगे प्रूफ करूँगा प्रोग्रामिंग करके। मैं आपको कोडिंग से लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि वाकई में ये पॉसिबल है कि नहीं, कितना टाइम लगता है या टाइम कितना मैंने निकलेगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो numpy क्या है, वाई वी नीड numpy? तो देखिए numpy परफॉर्म एरे ओरिएंटेड कंप्यूटिंग, यानी एरे से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो इस पर इफिशियंट टू इम्प्लीमेंट द मल्टी डायमेंशनल एरे। आसानी से हम मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, जबकि लिस्टिंग में थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। दूसरा एक डिफरेंस ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन numpy एरे एंड लिस्ट। तो देखिए जरा एक सिंपल सी भाषा में अगर आप मैं समझाऊँ तो आप समझिएगा, जो लिस्ट होता है वो जो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन ना करके वो नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन करता है। नॉन कॉन्टिग्यूअस मतलब है अलग अलग मेमोरी स्पेसेस में वो क्रिएट होता है, जबकि numpy जो है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मतलब एक साथ एग्जीक्यूशन, सारे एलिमेंट एक 1 by 1 जो है सारे एलिमेंट सिक्वेंसली जो है अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्जीक्यूशन है या सर्चिंग है या एक्सेसिबिलिटी है वो फास्ट हो जाती है। तो बेसिक ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। इट परफॉर्म साइंटिफिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन मतलब वेदर फोरकास्टिंग, इन सब जगह में डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सब पे काम करने के लिए पाइथन बहुत टाइम लगेगा, जबकि अगर मैं numpy मॉड्यूल का यूज़ करता हूँ तो ये तेज़ी से काम करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि numpy इतना तेज़ क्यों काम करता है? तो याद रखना है कि numpy इसलिए तेज़ काम करता है क्योंकि numpy जो है C++ लैंग्वेज से बना हुआ है इंटरनली। तो आप समझ सकते हैं C++ कोड वैसे भी जावा ये सब क्या करते हैं, कोड को फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर numpy पाइथन पार्सली पाइथन में लिखा हुआ है, बट इसमें इंटरनल जो पूरा कोड लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है, C++। दैट्स वाई इट इज़ फास्ट इन कंपेरिजन ऑफ पाइथन लिस्ट। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूरियस ट्रांसफॉर्म एंड रीशेपिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड मल्टी डायमेंशनल एरे को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बना सकते हैं। ये इसके सबकी हम लोग अभी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कोड करके लाइव डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट करते हैं। प्रोवाइड द इनबिल्ट फंक्शंस, बहुत सारे इसमें बने बनाए फंक्शंस हैं, जैसे कि अलजेब्रा में रैंडम नंबर जनरेशन के कई सारे फंक्शन हैं जिनका हम डायरेक्टली काम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एरे पे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि numpy को हम सेटअप कैसे करेंगे। अगर हमें numpy करना है तो कैसे सेटअप करेंगे? तो सबसे पहले काम क्या करना है, पाइथन को मैं विंडोज़ में आपको दिखाऊंगा। तो विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए किसी भी नए मॉड्यूल को, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास numpy नहीं मिलता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक numpy इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, इसका नाम है पिप, पाइथन इंस्टॉल पैकेज। ठीक है, पिप है पाइथन इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉलर। इसको क्या करते हैं, हमें कमांड को एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल numpy, यानी पिप इंस्टॉल numpy। यहाँ पर एक कमांड है इंस्टॉल, और पिप क्या है, कमांड है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। और अगर अनइंस्टॉल करना हो तो हम लिखेंगे पिप अनइंस्टॉल numpy। ठीक है, तो ये हम करके क्या कर सकते हैं, हटाना है तो अनइंस्टॉल लिख देंगे और इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल लिख देंगे। ठीक है, अब जब ये इंस्टॉल हो गया तो फिर हमको यूज़ कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy या इंपोर्ट numpy एज np। तो देखिए अगर इंपोर्ट numpy करते तो numpy नाम से मुझे एक्सेस करना पड़ेगा,
अगर मैं इंपोर्ट numpy एज np करूँगा तो ये एक एलियास बन गया, और इस np के द्वारा मैं क्या करूँगा, सबको एक्सेस करूँगा। ये np क्या है, एक शॉर्ट नेम है numpy का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम कोडिंग करेंगे, तो फिर आपको इसको दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। आइए ज़रा, अब बात आती है कि numpy में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम एरे पढ़ सकते हैं, शेपिंग एंड ट्रांसपोजिशन पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ सकते हैं, उसमें होता है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग पढ़ेंगे, एंड ब्रॉडकास्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास पूरे numpy में, यानी इस पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग ये 5 बातें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एरे बनाने के तरीके कितने हैं। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट अ एरे इन पाइथन, ठीक है। हाउ देन, अब देख सकते हैं यहाँ पर एरे क्रिएशन के बहुत सारे फंक्शंस, ये सारे जो फंक्शन लिखे हुए सारे सारे क्या हैं, एरे बना सकते हैं। जैसे कि np.1, देखिए np.1 एक मेथड है, np.ones एंड np.0। अगर आप np.ones लिखते हैं और 3,5 लिखते हैं, इसका मतलब 3 रो 5 कॉलम, ठीक है। और डेटा टाइप कैसा होगा, बाय डिफॉल्ट फ्लोट होगा, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, डेटा टाइप इक्वल टू np.float 32, 32 मतलब बिट है ये, और फ्लोट डेटा टाइप हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 पॉइंट डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, इस तरीके से देखिए 1 2 3 रो और कितने एलिमेंट 5, इसने 1 1 1 का बना दिया। अगर आपको एक एरे बनाना हो जिसमें 0 0 0 रहे, तो हमने लिखा जीरोस 6,2, 6,2 का मतलब क्या हुआ, 6 रो एंड 2 कॉलम का ये देखिए एरे आपके सामने बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब np.ones एंड जीरो से हम क्या कर सकते हैं, 1 एलिमेंट वाले सारे एरे बना सकते हैं, और 0 वाले 0 एलिमेंट वाले एरे बना सकते हैं। बट अगर आपके मन में आता है कि मुझे रेंज दे करके बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 20 के बीच में जितने एलिमेंट हो उनका एक एरे बन जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अरेंज। ये देखिए जैसा लिखा हुआ है, अगर आपने लिखा np.arrange और यहाँ लिखा जैसे कि 13 34 और 13 38 लिखा हुआ है, इसका मतलब 34 से लेके 38 एक कम तक ये चलता है। तो 34 फिर 35 36 फिर 37, आप देख सकते हैं 34 35 36 एंड 37 का ये क्या करेगा, एरे जनरेट कर देगा। अगर आप यहाँ पर अरेंज में एरे देते हैं, रेंज दे देते हैं तो। अब बात आती है अगर आपको एक से ज़्यादा एरे को कॉन्कैट करना हो, मर्ज करना हो, तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए कॉन्कैट करने का तरीका, एक एरे बनाया ए नाम का, np.ones 2,3 यानी 2 रो 3 कॉलम्स, एंड np.0 4,3। अगर इन दोनों को हम मर्ज करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, np.concat a, b, एक ए के साथ बी को कॉन्कैट करेगा। और एरे को देखेंगे तो आप देख सकते हो 1 1 1, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 से क्रिएट किया था, तो 2 रो 3 कॉलम, तो देख लिए 1 2 रो 1 रो 2 रो, और दूसरे वाले में 4 रो आपने जनरेट किया था 3 कॉलम्स के साथ, वो भी 0 के थ्रू। तो एक देख सकते हैं 0 1 2 एंड 3, इस तरीके से टोटल क्या होगा, हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए, और ये क्या कर रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि कोई एरे पहले से बना हुआ है, उसके शेप के अकॉर्डिंग मैं एक नया एरे बनाना चाहता हूँ एज टाइप। देखिए ज़रा कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये कॉन्कैट हो गया एज। अब आपने क्या देखा, एक एरे बनाया ए नाम का जिसमें ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक एरे बनाया एज टाइप, और आपने यहाँ पर बोला कि ए एज टाइप np डॉट अनसाइंड इंटीजर 16 बिट। अभी क्या था, फ्लोट का था, यानी एक एरे था ए नाम का जो फ्लोट टाइप का था, उसको हम लोग क्या बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का बना रहे हैं। कैसे, यहाँ पर पॉइंट में जितनी वैल्यूज थी वो देखो उसने हटा दिया। कैसे बना दिया, आपने बस लिखा था ए डॉट एज टाइप np डॉट uint अनसाइंड इंटीजर 16। तब आप देख सकते हैं कि इसने फ्लोट को कन्वर्ट करके क्या कर दिया, 0.555 जो वैल्यू थी उसने हटा कर क्या कर दिया, 0.5 हटा दिया, और इस तरीके से बना दिया एज टाइप। आपने डेटा टाइप चेंज कर लिया। अब आइए ज़रा यहाँ पर, अगर आपने लिखा, ये देखिए np.zeros लाइक और वंस लाइक, ये दो मेथड है। देखिए कैसे, np.ones आपने क्या कहा 2,2,3, इसका मतलब ये हुआ 2 रो 2 कॉलम, और उसमें इंटरनल ये 3 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोल दिया, np.0 लाइक, यानी मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ, ये जो 1 वाला एरे है इसी को 0 एरे के रूप बनाना चाहता हूँ, लेकिन ए के पावर, मतलब ए का सारा डायमेंशन मैं एक्सेस करना चाहता हूँ बी में। इसका ये मतलब है ए में जो डायमेंशन है वही डायमेंशन मुझे इसमें भी चाहिए, बी में भी, बट 1 की बजाय वहाँ क्या चाहिए, जीरोस चाहिए। मैंने इसका मतलब क्या बोला, 1 से बना हुआ था, अब किससे बनेगा, जीरोस बनेगा, लेकिन डायमेंशन किसका होगा, ए का। तो ए के जो भी डायमेंशन होंगे किस में आ जाएंगे, बी में। एज्यूम अगर आप यहाँ लिखे होते 2,3, एग्जाम्पल देता हूँ 2,3, ये 2 2 3 नहीं, आप यहाँ 2,3 अगर आप देखते हैं तो 2 रो 3 कॉलम्स, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला बी बनेगा वो भी कैसा बनेगा, 2 रोज 3 कॉलम, बट 1 ना होकर उसमें क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा। और अगर मैं बी डॉट से रन कराऊंगा तो 2,3 हमें डिस्प्ले करेगा। अब मान लीजिए अगर आप एरे बनाना चाहते हैं जो रैंडम हो, रैंडम एलिमेंट से बने, अभी क्या था, हम वैल्यू दे रहे थे, ये 1 से बन रहा था, ये 0 से बन रहा था। ऐसे np.empty नाम का भी एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम empty एरे बना सकते हैं।
अरेंज, यहाँ रेंज हम देते हैं एक से लेके कितने के बीच में। कॉन्कैट मर्ज करने के, ये 0 के थ्रू और 1 के थ्रू बनाएगा। बट अगर आपको रैंडम नंबर के थ्रू एक एरे बनाना हो, रैंडम एलिमेंट्स का, तो हम यूज़ करेंगे np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर आपने लिखा है np डॉट रैंडम 10,3 यानी 10 रो एंड 3 कॉलम, तो देख सकते हैं ये रैंडम नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट यानी 10 रो एंड 3 कॉलम का ये सेट क्या करा है उसने बना के हमें दे दिया रैंडम नंबर। यानी हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, और जो रैंडम नंबर्स आएंगे ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। और जो रैंडम नंबर होगा बस ये याद रखना है 0 से लेकर 1 के बीच का होगा, बिटवीन 0 एंड 1, तो ये वैल्यू पॉइंट में वैल्यू आपको जनरेट करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के एरे बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे का पॉइंट कि अगर हम मान लो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, डेंजर्स क्या हैं। तो एरे बनाने में डेंजर्स ये हैं कि अगर आप उसमें कोई भी वंस, जैसे कि यहाँ पर देखिए मस्ट बी डेंस और नो होल्स, यानी एरे जो बने उसमें कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी वन टाइप, यानी अगर उसमें कोई कैलकुलेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो दोनों जो है सेम डेटा टाइप होने चाहिए, सेम लाइन के होना चाहिए, और नहीं तो आप शेप नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट कंबाइन एरे ऑफ डिफरेंट शेप, यानी अगर दो अलग अलग शेप के हैं, शेप मतलब 2,3 अगला 4,3, अगर आप इस तरीके से उस पर काम करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, np डॉट वंस 7,8 np डॉट वंस 9,1। अब आप जो यहाँ प्लस कर रहे थे यानी इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट को कंबाइन कर रहे थे, तो इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। याद रखना ये ब्रॉडकास्ट वैल्यू में एरर आती है, आगे हम इसको डिटेल में और अच्छे से देखेंगे, तो आप इसको ध्यान रखना, ये डेंजर जोन में आएगा। अब बात आती है शेपिंग की। अगर हमें एरे का शेप चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, np डॉट एरे 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है, 6। अब अभी ये सिंगल डायमेंशन है, अगर आपको इसको 2 डायमेंशन बनाना था, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे बनाना था, तो हमने क्या किया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो हमने क्या किया, 3,2 कर दिया। 3,2 का मतलब है 3 रो एंड 2 कॉलम। अभी भी देखिए टोटल कितने हुए, 6 एलिमेंट हुए। याद रखने वाली बात यह है कि एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर अगर आपने लिख दिया होता 3,3, तो यहाँ पे गलत हो जाता। क्यों, 3,3 का मतलब हुआ 9 एलिमेंट्स हैं, कितने, 6। ये क्या देता, एलिमेंट एरर दे देता। इसका मतलब यहाँ पर रिसेप करते समय हमें ध्यान रखना है एलिमेंट्स कितने हैं और वो उससे सेप बन सकता है कि नहीं। ऐसे हमने लिखा रिसेप 2,-1, तो ये रिवर्स में क्या करेगा, एरे सेप बना देगा। ऐसे ही अगर आपका एरे बन गया 2 डायमेंशन, अगर आप फिर चाहते हैं कि वो सिंगल डायमेंशन बन जाए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ए डॉट रेबल। रेबल क्या है, एक मेथड है। रीसेप क्या करता है, शेप चेंज करता है, और रेबल एक ऐसा मेथड है जो क्रिएट करता है सिंगल डायमेंशन एरे फिर बना देता है। इसका मतलब अगर आपको 2 डायमेंशन एरे था, अगर आप चाहते हैं सिंगल डायमेंशन एरे, तो रेबल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन एरे से सिंगल डायमेंशन एरे बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है इसके लिए क्या ध्यान रखना है, नोट वाले जो पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज, यानी जब आप शेप रीसेप करोगे तो उसमें एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए। दूसरा, यूज़ -1 टू इन्फर एक्सिस शेप, अगर एक्सिस को आप चेंज करना चाहते हैं वी यूज़ -1। अगला क्या है, ये वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट चलती है रो मेजर चलती है। रो मेजर मतलब कि 0 1 2 फिर 3 4 5, यानी रो चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा रो चलेगा, फिर तीसरा रो चलेगा, और एक होता है कॉलम मेजर। तो एरे को हम रो मेजर ही हम यहाँ पर जनरली एक्सेस करते हैं, लेकिन जो मैटलैब है, मैटप्लॉटलिब अगर आगे पढ़ोगे तो उसको किस में काम करेगा, कॉलम मेजर में काम करेगा। मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, मैं पांडास बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, और मैटप्लॉटलिब का भी बनाऊंगा। इसीलिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, नम पाई एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि नम पाई का यूज़ हम सबसे ज़्यादा वहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके के पाइथन में एडवांस कुछ भी पढ़ना है तो हमें नम पाई की ज़रूरत पड़ती है, और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे KBS में, NBS में, और आपका EMRS में। इस वजह से मैं इस वीडियोज़ को प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये रिटर्न करेगा, यानी ये फंक्शंस काम करते हैं, तो क्या रिटर्न करते हैं, जनरली ये 2 वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो उसकी वैल्यू व्यू रिटर्न करते हैं या उसकी कॉपी। कॉपी मतलब उसका एक अलग से फाइल बना करके, यानी एक सेपरेट कॉपी बना देंगे, और व्यू मतलब उसी में चेंजेस कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, व्यू शेयर डेटा विद द ओरिजिनल एरे, यानी जो व्यू होता है उसमें ओरिजिनल एरे का रिकॉर्ड पड़ा होता है। जब जैसे कि आप C++ में देखा होगा रेफरेंसेस जो होते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ भी व्यू में चेंज करोगे तो ओरिजिनल में चेंजेस होंगे, यानी व्यू में अगर आपने कुछ चेंज किया तो एरे में चेंज होगा, और अगर आपने कॉपी बना करके उस पर काम किया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब एक अलग फाइल में चेंज होगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, np.copy नाम का एक फंक्शन है, np.view है। अगर आप व्यू का यूज़ करते हैं तो ओरिजिनल एरे में चेंजेस हो रहा है, और अगर आप कॉपी का यूज़ कर रहे हैं तो एक अलग कॉपी, एक सेपरेट फाइल बनेगी, उसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं जो अलग अलग वैल्यू को रिटर्न करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया व्यू एंड कॉपी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक एरे बनाया और उसको एरे को एक्सेस कर रहे हो रो मेजर से, यानी रो वाइज आप एक्सेस कर रहे हो। अब मुझे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, इसके लिए एक मेथड है a.t, ये एट्रीब्यूट है a.t। इसके थ्रू हम एलिमेंट, एरे के सारे एलिमेंट को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, रो को कॉलम मेजर बना सकते हैं।
रो को कॉलम मेजर बना सकते हैं। बट इसके बाद हमारे पास मेथड आता है ट्रांसपोज। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने रो कॉलम के हिसाब से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है रो और ये लिखा है एक्सेस, यानी हम बताते हैं कि जो एक्स किसके हिसाब से ट्रांसपोज करना है। तो हमारे पास दो मेथड है, टी एंड ट्रांसपोज, दोनों अलग अलग मेथड काम करते हैं। देखो लिखा है एनपी डॉट ट्रांसपोज परम्यूट्स एक्सेस, यानी एक्सेस को परम्यूट्स करता है, जबकि ये क्या करता है, फर्स्ट टू एक्सेस को ही चेंज करता है। तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। परेशान मत होइए, टी एंड ट्रांसपोज ये दोनों ही हम इसको आगे क्लियर करते हैं। चलिए भाई, अब बात आती है कि एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सारे फंक्शंस थे, एरे डॉट वंस, एरे डॉट इम्पटी, एरे डॉट जीरोज, एरे डॉट जीरोज वन, लाइक, ऐसे करके कई सारे मेथड थे, कॉनकैट, इस तरह के मेथड थे। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स हैं। पहला जो एट्रीब्यूट है एंडिम, यानी ये डायमेंशन बताता है। अगर आप एरे का डायमेंशन जानना चाहते हैं कि किस डायमेंशन में है, किस डायमेंशन मतलब कि कौन से डायमेंशन का है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो ये बताएगा डायमेंशन। अगर 1 डायमेंशन तो 1 प्रेजेंट करेगा, 2 होगा तो 2 डायमेंशन प्रेजेंट करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं उसमें एलिमेंट कितने हैं, वी कैन यूज़ साइज। जैसे आपके पास मान लीजिए एक एरे है 3x2 का, तो अगर आप देखना चाहते हैं कितने एलिमेंट यानी 6 एलिमेंट है, तो वो बताएगा साइज। अगला बताता है एन बाइट्स, यानी ये कितने बाइट्स स्पेस ले रहा है। ठीक है, एन बाइट्स क्या ले रहा है, कितने बाइट्स स्पेस ले रहा है, ये बताएगा। अगला कौन है, डी टाइप, ये बताता है एरे का टाइप क्या है, एरे का टाइप क्या है। इसका मतलब ये डेटा टाइप वो साइज बताता है, एक एलिमेंट कितना साइज ले रहा है, और ये बताता है किस टाइप का एरे बना हुआ है, यानी आइंटी है कि फ्लोट है, क्या है। और आइटम साइज बताता है कि हर एलिमेंट के साइज का, हर एलिमेंट का साइज क्या है, आइटम साइज बताता है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है शेप मेथड, जिसके द्वारा हम ये भी एट्रीब्यूट ये भी होता है, इसमें मैंने नहीं लिखा है, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं शेप का, उससे जान सकते हैं शेप उसका क्या है। यहाँ डायमेंशन बता रहे हैं कि 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, और शेप में बताएगा 2x3 है या 1,2 है या 3x5 है, जो भी उसका शेप होगा वो बता देगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस पर हम मैथमेटिकल क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, यही सबसे अच्छी खासियत है, बिना लूपिंग स्टेटमेंट के हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो 2 एलिमेंट हमारे पास है, जैसे कि एक एरे है ए जिसमें 1 2 3 पड़ा हुआ है, और एक बी है जिसमें 4 5 4 10 पड़ा हुआ है। अगर मैं ए इंटू बी करता हूँ, यानी एरे ए एरे बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसको पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, और तीसरे वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे देख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 10 3 ज़ा 30। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, यानी प्लस करेंगे तो भी पहले वाले को दूसरे से तीसरे से ऐड कर देगा। इसका मतलब याद रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि दोनों ही एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम साइज के शेप के होने चाहिए, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डेंजर जोन में दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एलिमेंट 1 3 4 होता और यहाँ 4 5 10 होता, तो यहाँ पे एरर आ जाती। ठीक है, यानी दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए 2 एरे हैं, इनमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और मैंने यहाँ चेक किया कि ए में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 0.5 से बड़े हैं। ठीक है, तो 0.5 से बड़े कौन कौन है, 0.9 ये है, तो यहाँ देखिए ट्रू आ गया। 0.4 कम है, फॉल्स आ गया। 0.1 फॉल्स, 0.6 फॉल्स, 0.7 बड़ा है, ट्रू आ गया। 0.1 फॉल्स, 0.1 फॉल्स, 0.9 ट्रू, 0.8 ट्रू। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एरे पर परफॉर्म कर सकता हूँ लॉजिकल ऑपरेशन। ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने बता भी दिया कि डेटा टाइप क्या मिला, बूल मिला, यानी जो रिजल्ट आया बुलियन टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो यानी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर ग्रेटर देन हो सकता है तो फिर तो आप समझ पा रहे होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट आता है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ए में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ए में एरे में एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स हैं 2x2, बी में भी 2x2 है। अब मैंने लिखा ए क्रॉस ए डिवाइड इक्वल टू बी, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। इसका मतलब ये हुआ ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। इसका मतलब हुआ कि ए को डिवाइड करा जाएगा बी से, और जो रिजल्ट आएगा वो ए में डाल देगा। देख सकते हो कि रिजल्ट क्या आया, ए को डिवाइड किया बी से, तो मतलब 2 को डिवाइड किया 4 से, 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, आंसर 2 आ गया। 5 को डिवाइड किया 15 से, तो आंसर 3 आ गया। अब आप समझ पा रहे होंगे ए में, यानी कि ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई भी कर रहा है। तो देख सकते हैं ये क्या लिखा है, प्लेस ऑपरेशन मॉडिफाई द एरे। अगर आप इस तरीके कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो इस तरीके रिजल्ट भी हमें जनरेट मिल सकता है। ठीक है, तो आप जो भी सोच सकते हैं, नमपाई उसने सारे फीचर्स हमें दिए हैं। अब बात आती है कि नमपाई में कितने फंक्शंस हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सल फंक्शन हैं जिसको हम यू फंक्शंस बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल फंक्शन। जैसे कि एक्सपोनेंट अगर आपको निकालना है, एनपी डॉट एक्सपोनेंट, एनपी यहाँ पर कौन है, नमपाई, नमपाई शॉर्ट फॉर्म में। एनपी डॉट स्क्वायर रूट, अगर आप किसी एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, साइन, कॉस, इज, नैन,
इज नॉट अ नंबर, अगर आपको चेक करना है तो ट्रू फॉल्स के रूप में ये देता है। अगर आपको नंबर्स का सारे एलिमेंट्स के एरे का सम चाहिए तो एन पी डॉट सम, एन पी डॉट मिन, एन पी डॉट मैक्स, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स के सम, मिन, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सारी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके अभी दिखाता हूँ कैसे ये जनरेट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब बात आती है इंडेक्सिंग की। हमें पता है एरे किस पे काम करता है, इंडेक्सिंग पे। और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, जाती कहाँ तक है, एरे माइनस एरे की साइज -1 तक, ठीक है। तो इंडेक्सिंग हम कैसे स्टार्ट करें, अगर मैं कहता हूँ 0,0, इसका मतलब है एरे का पहला एलिमेंट का पहले एरे का पहला एलिमेंट, यानी पहले एरे का पहला कॉलम जो होगा वो 0,0 होगा। देखो लिखा है टॉप लेफ्ट एलिमेंट। अगर 0,-1 करेंगे तो फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो का लास्ट, क्योंकि ये -1 क्या है, पीछे से चलेगा, 0, डैश, इसका मतलब फर्स्ट रो है, उसमें सारे जितने एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें। अगर हम 0,1 करेंगे तो 0 एरे हो गया, रो हो गया, उसके बाद जितने एलिमेंट होंगे। अगर आप ये करते हो तो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे सारी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग पे हमें काम करना है, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। आइए जरा एरे बेसिक फंक्शंस, अब आप बात करते हैं इसका प्रैक्टिकल, मैं अभी जस्ट इसके बाद बताता हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जाए, आपको थ्योरी पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। एरे बेसिक फंक्शन, एरे बेसिक फंक्शन में क्या आता है, सॉर्टिंग यूजिंग, अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो उसके लिए यूज़ क्या करेंगे, एन पी डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर क्या पास करेंगे, एरे। ये एरे क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अगर आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो यहाँ पर एक मेथड होता है, उसका नाम है वेयर, और यहाँ पर देनी पड़ती है कंडीशन जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। अगर आप एरे को मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेट, हम लोग इसको प्रीवियस भी देख चुके हैं, जिसमें एरे 1 एरे 2 अगर आप पास करेंगे तो एरे 1 को एरे 2 के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। अगर आप एरे को ब्रेक करना चाहते हैं यानी स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे एन पी डॉट एरे स्प्लिट। ये फंक्शन है बना बनाया, जिसमें हम एरे लिखते हैं और कितने पार्ट में ब्रेक करना है वो दिखते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपके पास एरे है 1 से लेकर 10 के एलिमेंट में, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं 10, और आपने यहाँ पर दे दिया 15। अब प्रॉब्लम ये है कि एरे जो है 15 पार्ट में टूट ही नहीं सकता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। तो याद रखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ पार्ट्स आपको ध्यान रखना है कितने एलिमेंट्स में, यानी एरे उस पार्ट में टूटना होना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास स्प्लिट। एग्जाम्पल अभी देखते हैं तो और अच्छी बातें क्लियर होंगी। चलिए भाई, अब बात आती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब हम एलिमेंट को निकालेंगे कैसे। तो स्लाइसिंग में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है स्टार्ट होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर स्टेप होता है। स्टेप मतलब इंक्रीमेंट बाई या डिक्रीमेंट बाई, यानी 1 से चलना है 10 तक जाना है, कैसे जाना है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो आपको +1 जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है। अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट 0 मानेगा, स्टॉप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट एंड मानेगा। ये बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी इसका मतलब 0 स्टार्ट होगा, अगर आपने स्टॉप की वैल्यू नहीं दी इसका मतलब लास्ट तक जाएगा, अगर स्टेप की वैल्यू नहीं दी इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा। तो देख सकते हैं कि लिस्ट बना रेंज 10, यानी 1 से लेकर 10 तक का एलिमेंट है इसमें ए में, यानी एक लिस्ट बन गया 10, 1 से लेकर 10 तक, यानी 0 से लेकर 10 तक जाएगा। अब बात आ रही है कि अगर मैं लिखता हूँ 0 से 10 तक ये एलिमेंट होंगे, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कहाँ स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा कहाँ तक 3 मतलब एक कम तक चलता है, हमेशा याद रखना जो स्टॉप वैल्यू होती है वो एक कम तक चलती है। तो इसका मतलब 0, 1, 2 तक चलेगा, 3 पर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखो -3, इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है 7, 8, 9, क्योंकि पीछे से चल रहा है, एलिमेंट पीछे से आ रहा है, तो 9 एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो कि 9, 8 और 7 रिवर्स में चलेगा, ठीक है। ये 3 एलिमेंट हो गया, और इंड हमारा हमने यहाँ कुछ दिया नहीं, इसका मतलब इंड से चलेगा, और मैंने कहा -3, इसका मतलब पीछे से 3 एलिमेंट देख सकते हैं। फिर मैंने कहा 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3 से स्टार्ट हो 8 तक जाना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो 3 का स्टार्ट करो। आपको याद रखना है यहाँ पर एक कम तक चलता है, तो 3 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, 3 + 2 यानी 5, पहला 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और आपको पता है 8 से ऊपर जा नहीं सकता, तो 7 तक आएगा। अब आपने लिखा 4 से 1 और भी -1, 4 से 1 मतलब 4 और फिर पीछे चलना रिवर्स, 4 फिर 3 फिर 2, आपको पता है 1 तक नहीं जाएगा क्योंकि ये कम तक चलता है। तो दिस इज मान लीजिए ट्रिकी है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना -1 वाला, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्लाइसिंग। आई होप यहाँ तक समझ में आ रही होंगी बातें। अब बात आती है एक्सेस। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हम एरे बनाते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, जब कोई एरे हम बनाते हैं तो एरे में जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 स्टार्ट होते हैं और कॉलम भी 0 स्टार्ट होता है। बट जो एरे जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो जो कॉलम होता है, याद रखना कॉलम यानी वर्टिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 एक्सेस होते हैं, और जो रो होते हैं वो 1 एक्सेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रो होता तो ये 1 एक्सेस हुआ, और अगर ये मैं बात करूँ तो क्या होगा 0 एक्सेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप ए डॉट सम करते हैं यानी एरे का सम करते हैं तो सारे एलिमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, यानी एरे में जितने एलिमेंट पड़े हुए सबका सम हो जाएगा। बट अगर आप लिखते हो ए डॉट सम एक्सेस ऑफ 0, इसका मतलब
कॉलम के सारे कॉलम, मतलब 1 2 3, अगर 3 क्रॉस 3 है तो 1 2 3, यानी हर रो का पहला एलिमेंट लेगा, कॉलम वाइज मर्ज सर्च कर सम कर देगा। अगर आप 1 पास करते हो तो सम करेगा रो वाइज, जैसा कि नॉर्मली चलता है। अगर आप चाहते हो कि एक्सेस 1 लिखा और कीप डायमेंशन इक्वल टू ट्रू किया, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आप डायमेंशन याद रखना चाहते हो कि ये डायमेंशन भी दिखाता रहे, हर रो का सम दिखाता रहे और वो सो भी होता रहे, तो हम कीप डायमेंशन इक्वल टू ट्रू या फॉल्स यूज़ करेंगे। ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे कीवर्ड है, इसको यूज़ करना है। तो मैं एग्जाम्पल करता हूँ तो आप ये बात क्लियर हो जाएगी कीप डायमेंशन का मतलब क्या है। चलिए भाई, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब है कि व्हेन ऑपरेटिंग ऑन मल्टीपल एरेज, ब्रॉडकास्टिंग रूल्स आर यूज्ड। कुछ रूल हैं, जैसे कि एरे में एक एलिमेंट का मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सभी एलिमेंट में एक का इंक्रीमेंट हो जाए। एक एरे है जिसमें 3 क्रॉस 3 एलिमेंट बना हुआ है, मैं चाहता हूँ सारे रो में सारे एलिमेंट में एक एक का एडिशन हो जाए, तो ऐड 1 टू एवरी एलिमेंट। तो a+1 करूंगा, इसका मतलब एरे के पहले एलिमेंट में 1 ऐड कर देगा, दूसरे में 1 ऐड कर देगा, तीसरे में ऐड कर देगा, इस तरह सारे एलिमेंट में ऐड कर देगा। इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अब आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है ये। अगर यही काम मैं आपसे कहता कि पाइथन से करिए, तो आपको क्या करना पड़ता, लूप लगाना पड़ता, लूप लगा के हर एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता, सब में एक एडिशन करना पड़ता और फिर एरे में स्टोर करना पड़ता। कितना टाइम टेकन है, बट ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा है numpy में जो ये चीज़ पॉसिबल कर रहा है। अब याद रखने वाली रूल क्या है, डायमेंशन ऑफ साइज will be broadcast, will value be repeated, यानी डायमेंशन ऑफ द साइज विल बी ब्रॉडकास्टेड, यानी हर एलिमेंट क्या होता है, रिपीट होता है। डायमेंशन हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा, यानी राइट से लेफ्ट मतलब कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ से इधर की तरफ चलेगा, तो ए में जो एलिमेंट आएगा ऐड करके ए में डाल देगा। डायमेंशन मस्ट हैव द सेम शेप, यानी सभी का जो डायमेंशन, दोनों का जो डायमेंशन होना चाहिए, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। दोनों डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्स्ट्रा डायमेंशन अगर होगा, एडेड टू द लेफ्ट एज नीडेड, अगर आपको चाहते हो एक्स्ट्रा एडेड करना चाहते हो तो लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। चलिए, अब प्रॉब्लम्स क्या होंगी, फेल कब होगा ब्रॉडकास्टिंग। तो कह रहा है अगर एक ए डॉट शेप, अगर एक एरे है जिसका शेप ये है 100,3 को 100,200,3, बट बी का जो शेप है 4 है, एग्जाम्पल तौर पे ये गलत वैल्यू आप समझ सकते हैं, तो ए का शेप अगर 3 है बट बी का जो शेप है 4 है, और अगर a+b मैं करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है ये फेल होगा। कैसे फेल, ऐसे होगा कि दोनों का जो शेप होना चाहिए मस्ट बी सेम, यानी शेप क्या होना चाहिए और भी 1, यानी शेप होना चाहिए या 1 होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए, ठीक है। बात वही हुई, इसको मतलब हमें ध्यान रखना है ब्रॉडकास्टिंग कब गड़बड़ होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब बात आती है हमें एरर से बचने के क्या ध्यान रखना है। तो जब भी एरर पे हम काम करें, उसका डेटा टाइप पहले से हमें पता होना चाहिए। नो व्हाट योर डेटा टाइप्स आर, यानी कौन सा डेटा टाइप है इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या, उन आप किस पे काम कर रहे हो, व्यू पर काम कर रहे हो, कॉपी पे। मैंने अभी बताया था, व्यू मतलब ओरिजिनल डेटा एंड कॉपी मतलब डुप्लीकेट डेटा, एक अलग से फाइल बनाकर उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना है कि हम किस पे काम कर रहे हैं। कई बार हम गलती से व्यू और उस पर गलत काम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है कब काम आएगा। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा आता है चेक द शेप एंड डायमेंशन। जब भी आप एरे पे काम करने जा रहे हैं तो उसका डायमेंशन और शेप जरूर देखें कि हम किस पे काम करने जा रहे हैं। तो ये था पूरा हमारा numpy। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अब बात आती है कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, हमने क्या कर दिया, यहाँ से बाहर आते हैं और ये रहा हमारा। अब आते हैं कोडिंग में, ठीक है। तो हम जाते हैं आइडियली पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, मैं यहीं पर डायरेक्ट काम करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, numpy इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं numpy इंस्टॉलेशन से, और numpy इंस्टॉलेशन के लिए हम सबसे पहले जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो लिखेंगे cmd और cmd पर रन करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रहा, यहाँ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, पिप करके एक बार इंटर करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल इंस्टॉल है। अगर आप चाहें देखना तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, पिप -- वर्जन। आप यहाँ पर जब इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्जन पता चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं वर्जन हमारा इंस्टॉल है। नेट कनेक्ट होना चाहिए पता करने के लिए। अब यहाँ पिप देखो, पिप आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट एक कमांड होता है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि मेरे पास पाइथन में कौन कौन से मॉड्यूल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो पिप लिस्ट, ये सब बातें आप नोट कर लीजिएगा। जब आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कौन कौन से, देखिए अब आप देख सकते हैं कि मेरे में कौन कौन MySQL कनेक्टर है, एक numpy भी इंस्टॉल है, पिप और ये सब इंस्टॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि numpy मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर से हटा करके एक नया इंस्टॉल करता हूँ। तो क्या करूँगा, कैसे हटाऊँगा, मैंने बोला था पिप अनइंस्टॉल
एंटर करेंगे, ये क्या करेगा, नंपाई को हटाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाउंड, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, मैंने क्या कर दिया, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल नंपाई आपके सामने आ गया। आप देख सकते हैं नंपाई सक्सेसफुली इंस्टॉल अनइंस्टॉल। अब क्या करना है, हमें नंपाई इंस्टॉल करना है, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, फिर से देखिए नंपाई इंस्टॉल ऐसे करके एंटर करेंगे। नेट कनेक्ट होना चाहिए, बस कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, पूरा नंपाई हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 14 MB का ये है, और ये नंपाई क्या करेगा, इंस्टॉल करके हमें दे देगा। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड नंपाई वर्जन कौन सा, ये बता भी रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसका काम खत्म, अब हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। अब आप यहाँ देख सकते हो, या हम देखना भी चाहें तो देख भी सकते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो वंस वाले सारे बन गए, और अगर मैं बी को प्रिंट कराता हूँ तो ये 0 0 से सारे बन गए। हमारे पास एक और मेथड होता है जिसका नाम है, मैं यहाँ पर अलग अलग बना रहा हूँ, np.i। ठीक है, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। सबसे पहले यहाँ पर देते हैं कितने एलिमेंट को बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर बनाना पड़ता है डेटा टाइप। देखिए अभी आप यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार ये फंक्शन है, और यहाँ पर मैंने बता दिया फ्लोट। अब आप देखिए ज़रा, जब आप इंटर करेंगे सी को मैं प्रिंट कराऊंगा तो देख सकते हो 1,0 0,1। अब आप देख सकते हैं 2 डायमेंशन का एरे बनाया, लेकिन 1,0 0,1 से। ठीक है, इसका मतलब 1,0 अगर मैं 3 करता हूँ तो 1,0 0,1 1 1 ऐसे करके, ये 1 0 ऐसे करके डिफाइन करेगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसी को लिखता हूँ c इज इक्वल टू np.i। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,3, और यहाँ पे लिख दिया डी टाइप इक्वल टू int। इंटर करता हूँ, सी को मैं प्रिंट कराता हूँ, देख सकते हो ये देखिए 2 रो एंड 3 कॉलम। अभी तक क्या था 2,2, तो उसने अपने आप 2 रो 2 कॉलम ले लिया था, लेकिन आपने 2,3 कर दिया, इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम, और डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। तो आप देख सकते हैं 1 0 0 0 1 0। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू को रिपीट करता जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम एरे कैसे बना सकते हैं। तो np.1 से np.0 ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास एक डेटा टाइप है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे random.random, मैंने आपको बताया था np डॉट, देखिए डी मैंने लिखा और लिखा np डॉट रैंडम डॉट, यहाँ पर मैंने पास किया 2,3। देखिए डी को मैंने प्रिंट कराया, अब आप देख सकते हैं 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम का बन गया। तो सारे वैल्यूज़ कैसी हैं, रैंडम फॉर्म में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए टू डी डॉट एस, पहले यहाँ लिखेंगे UINT की जगह पर हम लिखेंगे np डॉट यहाँ पर ई एक बन गया, जो देख सकते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी क्या था, जो डी था, डी में रैंडम वैल्यूज़ पड़ी थी, अब मैंने उसको क्या कर दिया, इंटीजर बना दिया। आपको पता है सारी वैल्यू फ्लोट में है, तो इसको क्या बना देगा, 0 0 0 0 करके बना देगा। इसका मतलब इंटीजर कैसे बनाएगा, 0 पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज़ को हटा करके, यानी पॉइंट में वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, 0 बना दिया, क्योंकि मैंने डेटा टाइप क्या कर दिया, इंटीजर बनाया। ठीक है, तो एज टाइप को मैंने क्या कर दिया, डी को मैंने कन्वर्ट कर दिया एज के थ्रू। ठीक है, एज टाइप। अब इसी तरीके से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये मेथड्स आ गए। ऐसे ही क्या है, जीरोज लाइक वाला मेथड था, कैसे, यहाँ पर देखिए ए में हमारे पास वैल्यूज़ थी। ठीक है, आपको याद है ए में वैल्यूज़ ये पड़ी हुई है 1 वैल्यूज़ से। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू, या एफ इज इक्वल टू, मैंने लिखा ए डॉट जीरोज लाइक। ठीक है, np डॉट जीरोज लाइक। ठीक है, एफ। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ ऐसे कुछ, एफ डॉट सेव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2,3 मतलब अब क्वेश्चन बनता है ये क्या है। और अगर मैं एफ को प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हुआ, क्या मतलब हुआ समझाता हूँ। ए में क्या पड़ा था, 1 1 1, ये सारी वैल्यू कैसी थी, फ्लोट वैल्यू थी, यानी 2,2 × 3 का रो बना हुआ था। मैंने क्या बोला, np डॉट जीरोज लाइक, यानी मैं कह रहा हूँ कि ए वाला जो शेप है उसी को एफ में डालो, बट वो एफ जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उसमें 0 फिल होना चाहिए। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या पड़ा था, 1 पड़ा था। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ए के सारे डायमेंशन को मुझे एक्सेस करना है एफ में, यानी एक तरीके से मैं ए के शेप को मैं कॉपी करना चाहता हूँ एफ में, बट वैल्यू 1 की बजाय क्या डालना चाहता हूँ, 0।
तो आप देख पा रहे होंगे इसमें भी 1 क्रॉस मतलब 2 क्रॉस 3 है। देखिए मैंने सेप बता दिया 2 क्रॉस 3 है एफ का, और ए का भी वही था, मैंने क्या कर दिया कॉपी करके एफ में डाल दिया। अब आप देख सकते हैं एफ को प्रिंट कराएंगे तो 0,0,0 0,0,0 यानी 2 क्रॉस 3 ही बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जीरोज लाइक, तो हम क्या कर सकते हैं, जीरोज लाइक की जगह पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही वंस लाइक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी ऐप में अगर डालता हूँ, ऐसे लिखता हूँ np डॉट वंस लाइक और यहाँ पास करता हूँ ए को, तो आप देख सकते हैं ऐप में अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं उसी को वो उसने क्या बना दिया 1 1 के रूप में जनरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, वंस हो गया, जीरोज लाइक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है फंक्शंस। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या करते हैं, इसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं, चलिए हुआ क्या, अब मैंने फिर से लिखा, एक और बना रहा है f इज इक्वल टू ए डॉट एन पी डॉट अरेंज। अरेंज में मैंने यहाँ लिखा मान लो 10, इसका मतलब ये हुआ f के अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो 10 एलिमेंट तक दिख रहे हैं। मैंने कहा था ना अरेंज में आपने केवल लिखा 10, 10 का मतलब है कि 0 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट किसमें आ गए, f में। अब मेरे मन में आया कि मैं f को का शेप चेंज करना चाहता हूँ, या इससे पहले एक और देख लेते हैं, f इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज, अगर मैं इसी में ये वैल्यू पास करता हूँ तो क्या होगा, अरेंज के अंदर मैंने पास किया 10,20। अब आप देख सकते हैं f को मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं 10 से लेके 20 यानी 19 तक वैल्यूज हमारी प्रिंट हो रही हैं। तो अगर आप एक एलिमेंट देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 0 स्टार्ट करेगा, 0 से 10 यानी 10 हो गया। अगर आप 10 करते हो तो ये होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एन पी डॉट अरेंज। क्या हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, एन पी डॉट अरेंज, मैं यहाँ पास करता हूँ 1,10,2। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। देखिए जरा क्या हुआ, यानी 1 से 10 तक जाना है, 1 से लेकर 10 तक जाना है, 2 2 का इंक्रीमेंट, तो देख सकते हैं 1 3 5 7 9 इतने एलिमेंट हमारे पास आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो f है उसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 2 2 का इंक्रीमेंट करें, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर से मैं ट्राई करता हूँ, f इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज अरेंज, और मैंने बोला कहाँ से, चलो 10,20 बना दिया। देख सकते हैं f को ऐसे बना दिया, सॉरी f मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको शेप चेंज करना चाहता हूँ, शेप कैसे चेंज करूँगा, तो मैं लिखूँगा f डॉट रीसेप। ठीक है, रीसेप में मैंने क्या बोला 2,5। अब आप देखिए क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 10 एलिमेंट हैं। 10 एलिमेंट में से मैंने क्या बना दिया 2,5 किया, तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया, उसके बाद जो एलिमेंट था यहाँ तक आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि f जो है रीसेप हो गया। अगर मैं f को प्रिंट कराता हूँ, देख पा रहे होंगे ओरिजिनल वैल्यू वही है, बट बाद में इसने क्या कर दिया, रीसेप कर दिया। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे करता हूँ, यानी उसने रीसेप तो किया बट चेंज नहीं किया, तो अगर मैं इसी को f इज इक्वल टू, या f की बजाय कुछ और ले लेता हूँ, मान लो y ले लिया, इज इक्वल टू f डॉट रीसेप, और मैंने लिखा 5,2। तो आप देख सकते हो ये आपका y जो है, f तो वैसे ही है बट y की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट ऐसे आ गए। ठीक है, तो शेप आ गया, पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। बट देखिए गड़बड़ कहाँ पर हुआ, गलत कहाँ पर होगा, अगर मैं इसी को, इस चीज़ को मैं ऐसे करता, देखिए जो लाइन है इस चीज़ को अगर मैं ऐसे कर देता, मान लो, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए पॉसिबल मतलब मैंने कहा 5,3। अब जरा ये बताओ क्या एलिमेंट 15 है, नो, देखिए एरर है। इसका मतलब 10 इंटू सेप 5 क्रॉस 3 कैन नॉट रीसेप, यानी 10 एलिमेंट है और मैं 5,3 कर रहा हूँ, यानी 5 इंटू 3, इसका मतलब 15 एलिमेंट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी ज़्यादा वैल्यू है। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसी को कम कर देता हूँ, मान लो 5,1 कर देता हूँ, तो पॉसिबल है, नो, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है 5 क्रॉस 1, क्योंकि 10 एलिमेंट है और ये 5 ही एलिमेंट ले रहे हो, तो भी गलत है। इसका मतलब इक्वल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो रीसेप के मामले में ये भी ध्यान रखना है कि कैसे काम करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं y का शेप चेक करूँ तो आपको समझ में आएगा कि शेप क्या है। तो y का शेप है 5 क्रॉस 2, और अगर y, तो आप देख सकते हैं 2 डायमेंशन आपको शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायमेंशन जो होंगे वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं,
कैसे एलिमेंट्स ला सकते हैं और आपको रीसेप कैसे करते हैं। रीसेप करने के बाद आप उसको देख सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे अगर मैं वाई को प्रिंट कराता हूँ तो वाई में एलिमेंट ऐसा आ रहा है। अब मेरे मन में आया कि ये मैं फिर से सिंगल डायमेंशन चाहता हूँ, मतलब हुआ क्या है, सारे के सारे एलिमेंट 2 डायमेंशन आ गए। अब मुझे इसको कैसे बनाना है, सिंगल डायमेंशन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, वाई डॉट रेवल, रेवल नाम का फंक्शन होता है, वाई डॉट एन पी डॉट रेवल, पा रहे होंगे कि अगर मैं वाई डॉट रेबल लिखता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, ये लेकर 10 से लेकर 19 तक को फिर से उसने क्या बना दिया, वाई को सिंगल डायमेंशन बना दिया। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो वैसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेबल का यूज़ करते हैं तो सिंगल डायमेंशन बना देगा, और रिसेप का यूज़ करके हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि ये सारे क्या हैं, अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, पूरी तरीके से हम नमपाई कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं बनता है कि हम लोग एक बार में पूरे नमपाई को कंप्लीट कर लें, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं। अब बात आती है, अगर मुझे इन पे जो फंक्शंस बने बनाए थे उनको अगर एक्सेस करना है तो कैसे करें। ठीक है, जो बने बनाए फंक्शन थे, जैसे कि अगर मैं वाई को दिखाता हूँ तो ये एलिमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ, एक्स को अगर मैं प्रिंट करा दूँ तो क्या है, सॉरी एक्स कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं, एक एक्स बनाते हैं। एक्स में वैल्यू मैंने पास कर दिया कुछ इस तरीके से, 1,2, 1,3, सॉरी 5, और ऐसे पास के 2,6, 1, सॉरी 1, एंड मान लो यहाँ पर दे दिया 0,0,8,4। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अगर मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ इस तरीके से तो आप देख पा रहे होंगे 3 डायमेंशन एरे बन रहा है। एरे नहीं है एक्चुअली में, ये लिस्ट बन रहा है। ठीक है, ये लिस्ट है, आप देख रहे हैं 2 डायमेंशन लिस्ट बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ एक्स डॉट, ये देखिए यहाँ पर लिस्ट में कोई सम नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, बट इसी को अगर मैं एरे में कन्वर्ट कर दूँ तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा z इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे नाम का फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, एक्स को। अब आप देख सकते हैं z को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, एरे। अभी तक क्या था, लिस्ट था, अब क्या बन गया, एरे। और एरे बनते ही z के अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई सम नाम की। कैसे, तो मैं लिखूंगा z डॉट सम। देखिए जरा, सम का मतलब हुआ जो भी एलिमेंट्स पड़े हों उनका सम 30 आ गया। बट मेरे मन में आया कि मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि z डॉट सम इंडेक्सेस के हिसाब से, एक्सेस, क्या बोला, एक्सेस। और मैंने आपको बताया था एक्सेस मतलब ये जो होता है रो, ये 1 होते हैं, और जो नीचे कॉलम होता है वो 0 होता है। यानी 0 एलिमेंट में कौन कौन है, 1 2 0 3 6 8 5 1 4, और ये अगर रो की बात करें 1 3 5 2 6 1 0 8 9। अब मैंने क्या बोला, 0। मैं कह रहा हूँ कि जो 0 इंडेक्स के सम है उनको प्रिंट कर दो, इसका मतलब इनका सम। तो देखिए जरा क्या हुआ, 1 3 ऐड किया 6 आ गया, 3 6 9 8 17। ठीक है, 5 1 10 5 1 एंड टोटली क्या होगा, 10 हो गया। तो आप देख सकते हैं एक्सेस 0, यानी रो कॉलम वाइज चल रहा है। और अगर इसी को मैं लिखता z डॉट सम और यहाँ लिख देता एक्सेस इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं रो वाइज सम कर देगा, इसका सम 9, इसका सम ये, इसका सम ये। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं z डॉट मिन करता हूँ यानी मिनिमम वैल्यू, तो आप देख सकते हैं पूरे में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। और अगर ये z डॉट मैक्स करता हूँ तो पूरे में, सॉरी z डॉट मैक्स करता हूँ अगर, तो पूरी में लास्ट में जो लास्ट हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, तो मैक्स मिन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से z डॉट राउंड, हाँ सॉर्ट भी कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको सॉर्ट मेथड। अब z को मैं सॉर्ट करता हूँ, देख सकते हो 1 2 5 एलिमेंट क्या था, 1 3 5 2 6 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 1 2 6 हो गया। ठीक है, एंड 0 4 8 हो गया। तो 0 4 8 में मतलब कौन आ गया, 0 4 8 की बजाय 0 8 4 था, ये आ गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैक्स मिन और ये सॉर्ट आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं कहूँ z डॉट सॉर्ट, क्या एक्सेस यहाँ पे काम करता है, तो देखिए ज़रा एक्सेस, एक्सेस ये बाय डिफॉल्ट 1 से चल रहा है, तो मैंने इसको क्या बोलता, 0 रखने से क्या हुआ, z को, अब आप फिर से देखिएगा z को, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट था 1 3 5, पहले रो वाइज उसने क्या किया था,
अरेंज किया था। अब कैसे कर रहा है, कॉलम वाइज अरेंज कर रहा है, 0 सबसे ऊपर 1 फिर 1 फिर देखिए 2 5 4 ऐसे क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है वैल्यू को। यानी टोटल हमें एलिमेंट्स को याद रखना है कि कैसे एक्सेस वाइज ये जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होंगी बातें। सबसे पहले 0 को रखा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 ऊपर आ गया, 1 1 1 आ गया। तो अगर आप कॉलम वाइज अगर आपको सॉर्ट करना है तो ये कर सकते हो, रो वाइज बाय डिफॉल्ट वो चलता ही है, तो आप इस तरीके से एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं करता हूँ z डॉट एक्सपोनेंट। अगर मैं इतना करता हूँ तो np डॉट exp और यहाँ पे लिखा z। देखिए जरा, z के अंदर जितने एलिमेंट थे सबका एक्सपोनेंट उसने निकाल दिया। और अगर इसी तरीके से मैं np डॉट स्क्वायर रूट करता हूँ, स्क्वायर रूट किसका, z के एलिमेंट का। z के एलिमेंट का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो पहला एलिमेंट 0 है, 0 का स्क्वायर रूट यही आएगा, 2 का स्क्वायर रूट ये आएगा, 5 का स्क्वायर रूट ये आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ये 4 होता तो 2 आ जाता। ऐसे आप देख पा रहे होंगे 1 का स्क्वायर रूट, ये सारे का स्क्वायर रूट निकाल दिया। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंट स्क्वायर रूट आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही np डॉट अगर मैं साइन वैल्यू निकालना चाहता हूँ, साइन वैल्यू कॉस वैल्यू z की, तो भी आप देख सकते हैं साइन वैल्यू निकल आई। और इसी तरीके से अगर मैं np डॉट अगर ये पता करना चाहता हूँ इज नम नॉन नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, अगर आपको पता करना है z के अंदर कौन से नंबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नंबर ना हो। इज़ नॉट अ नंबर, अगर आपको ये जानना हो कि किसी भी अल्फ़ाबेट्स में जो भी एरे है उस एलिमेंट्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं जो नंबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसने क्या बताया, 0 पर पहला वाली वैल्यू भी नंबर ही है, दूसरा भी है नंबर भी। इज़ नॉट अ नंबर, यहाँ देखिए अपोजिट से पूछ रहा है, नंबर नहीं है, इज़ नॉट अ नंबर, तो इसमें सारे सारे नंबर हैं, इसलिए सबके सब क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये काउंट करना हो कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें 0 है, ठीक है, यह काउंट करना है। देखिए जरा क्या करेंगे, np डॉट काउंट अंडरस्कोर नॉन जीरो, और यहाँ पर मैंने किसको पास किया, z को पास किया। अब आप देख सकते हैं टोटल नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, 8, जबकि एलिमेंट कितने हैं, 9। इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 है, यानी हम काउंट क्या कर रहे हैं, काउंट नॉन जीरो। तो np डॉट काउंट नॉन जीरो का मतलब है कि z के अंदर कैसे कितने सारे एलिमेंट हैं जो 0 नहीं है। तो टोटल 9 एलिमेंट में वो कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। देख सकते हैं कैसे, z करिए, इंटर करिए, अब आप देख सकते हैं z में 0 1 2 3, तो ये 0 ही तो नॉन जीरो है, यानी दो एलिमेंट यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 2 8, यही एलिमेंट क्या है, 0 है। तो अगर मुझे ऐसे लिखता हूँ np डॉट नॉन जीरो, इसका मतलब नॉन जीरो कौन सा है, तो देखिए जरा क्या होगा, ये देखिए, तो ये बता रहा है, देखिए 0 0 पर 0 0 पर, तो देखो इसने क्या दिया, 0 1 पर नॉन जीरो है, देखिए 0 1 पर नॉन जीरो है, 0 2 पर नॉन जीरो है, देख सकते हैं 0 0 पर तो 0 है ही, तो इसका मतलब नॉट जीरो नहीं है। इसका मतलब 0 0 0 1 पर नॉट जीरो है, 0 2 पर नॉट जीरो है, 0 1 0 पर भी ये भी वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यानी ये एक्सेस हमें जनरेट करता है और ये क्या देता है, काउंट करके हमें बताता है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रहे होंगे बातें। अब देखिए जो प्रॉपर्टीज मेन है, जैसे कि जेड डॉट एंडिम क्या देता है, डायमेंशन बता देता है, ये 2 डायमेंशन का है, आप देख पा रहे होंगे 2 डायमेंशन यहाँ पर है। लेकिन अगर आपको शेप जानना है तो लिखेंगे जेड डॉट शेप, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, 3x3 आप देख सकते हैं, 3x3 है, ये डायमेंशन बता रहा है, 2 डायमेंशन है, और ये शेप बता रहा है। अगला क्या है, अगर मुझे जानना है कि इसकी साइज क्या है, तो देख सकते हैं टोटल 9 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये टोटल साइज ये है। और अगर मुझे ये जानना है कि n बाइट्स कितने हैं, नंबर ऑफ बाइट्स, तो इसने कितने बाइट्स लिए, 36, यानी इस एलिमेंट को बनाने में उसने कितने एलिमेंट्स का जगह लिया है, 36 बाइट्स लिया। और एक एलिमेंट की साइज क्या है अगर मुझे जानना है, तो मैं लिखूंगा n डॉट आइटम साइज। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था, यानी हर एलिमेंट की साइज कितनी है, 4, तो आप देख सकते हैं 9 गुणे 4 यानी 36, यानी 9 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, एक की साइज 4 है, तो टोटल साइज कितनी होगी, 36 होगी। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रहा होगा। शेप डिमिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एंडिम के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है तो आप ये भी देख सकते हैं, डी टाइप मैंने आपको बताया हुआ है। ये सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो INT 34, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंडिम भी एक हमारा एट्रीब्यूट है, शेप भी एट्रीब्यूट है, यानी एरे के एट्रीब्यूट्स हैं। एंडिम डायमेंशन शेप, उसका शेप क्या है, 3x3, साइज़ कितनी है आपका, कितने टोटल बाइट्स ये ले रहा है, एक आइटम की साइज़ क्या है, और एक
उसका डेटा टाइप क्या है। यहाँ तक आई थिंक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब बात आती है नंबर पे, यानी अगर कैलकुलेशन कोई करना हो तो कैसे करें। तो देखिए जेड में ये पड़ा हुआ है, एक्स में कुछ है, हाँ बिल्कुल है, एक्स में ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, वाई में कुछ है, बिल्कुल है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वाई में जो एलिमेंट पड़े हुए हैं ये कितने एलिमेंट हैं, 10 है, ठीक है, ओके। और 3x3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वाई बनाना पड़ेगा। और तो मैंने क्या किया, वाई है, 3x3 हो गया, और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ। चलो भाई, जेड में ऑलरेडी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, एक्स में वैल्यू पड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, वाई इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पास करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एरे के अंदर एरे 3x3 इसमें भी बनाना है, तो मैंने लिखा 3, 1, 2, फिर कॉमा किया, देखिए एरे बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये लिखा 1, 2, 1, 3, ऐसे ही कॉमा, एंड यहाँ लिखा 4, 6, 5, 6, इंटर किया। वाई को देखा जाए तो ये बन गया। ध्यान से देखिए दोनों ही एलिमेंट में क्या है, एक वाई जो ये था अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें 3x3। अगर वाई का मैं शेप चेक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे 3x3 है, और जेड का भी शेप क्या है, जेड डॉट शेप क्या है, 3x3। अब इसमें मैं कैलकुलेशन आराम से कर सकता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, देखिए मैं लिखूँगा वाई प्लस जेड। अब देखिए वाई प्लस जेड मैंने किया, तो वाई में जो पहला एलिमेंट था और जेड में जो पहला एलिमेंट था, उन दोनों की वैल्यू को उसने ऐड कर दिया। कैसे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जेड को दिखाता हूँ, जेड ये है और वाई ये है, और फिर मैंने क्या किया, वाई प्लस जेड किया। अब आप देखेंगे समझ में आएगा, देखिए 3 + 0 3 आ गया, 3 + 0 1 + 3 1 + 2 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 + 5 7 हो गया। यानी हर एलिमेंट का क्या करता है, ये सम करता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे वाई प्लस जेड अगर मैं कर रहा हूँ तो इस तरीके से वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड होता चला जा रहा है। तो एक काम करते हैं, एक्स में मैं क्या डाल देता हूँ, जेड की वैल्यू डाल देता हूँ, यानी एक्स में वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक्स प्लस अगर मैं वाई करता हूँ या एक्स डिवाइड वाई करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ज़रा, और इसको मैं डाल देता हूँ जेड में। मैंने क्या कर दिया, देखिए ज़रा, रिजल्ट ये आ गया। जेड को मैं प्रिंट कराता हूँ, आप देख पा रहे होंगे जेड में जो एक्स और वाई को डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आया था वो आ गया, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे 0 को डिवाइड इसने किया 3 से, 0 ही आया। फिर इसी तरीके से 2 को डिवाइड किया 3 से, ऐसे करके क्या कर रहा है वो, मतलब सॉरी इसके वाई के एलिमेंट से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे डिवाइड करने पे क्या आएगा। अगर मुझे ये जानना है कि एक्स में कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 से बड़ी हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2 से बड़ी पहली वैल्यू, अगर एक्स की बात करें, देखिए पहले एक्स को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो देखिए एक्स में 2 से बड़ी वैल्यू कौन हुई, पहली वैल्यू फॉल्स है क्योंकि वो 0 एलिमेंट है, दूसरा क्या है, फॉल्स है क्योंकि ये 2 है, 2 से बड़ा नहीं है। 5 क्या है, बड़ा है। 1 क्या है, फॉल्स है। 3 क्या है, बड़ा है। 6 भी बड़ा है। 1 भी छोटा है। 4 बड़ा है और 8 बड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको डिस्कस क्लियर हो रही होंगी कि हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कि मान लो सॉर्ट तो हम कर सकते हैं, मुझे अगर कोई चीज़ सर्च करना हो तो क्या करें, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है np.where, मैंने आपको अभी बताया था, इसलिए मैं कह रहा था थ्योरी पहले आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने बोला एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 2 के बराबर हैं, तो आप देख सकते हैं कि एरे के 0 और 1 पर इस तरीके से क्या कर रहा है, वो एलिमेंट्स के फॉर्म में बता रहा है। एक काम करते हैं, रुकिए, इस पे करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक अलग हम लोग बनाते हैं। मैंने बोला np.where x greater than 2, तो आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सिंगल नामे से रे करते हैं, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक और बनाता हूँ, z = np.arrange, इससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा 10, आप एलिमेंट आ गया, z में क्या है, ये एलिमेंट पड़े हुए हैं, और मैंने बोला np.where, मैंने बोला z = 5, यानी z में 5 कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं np.where z = 5, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, यानी 5वें इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है। आपने पूछा कि z में 5 कहाँ पर है, तो इसने क्या बता दिया, इंडेक्स 5th इंडेक्स पर ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब मुझे ये जानना है कि सारे इवन नंबर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, मुझे जानना है इवन नंबर्स, तो मैं कहूँगा z mod by 2, z mod by 2, ठीक है। तो देखिए ज़रा इवन नंबर्स कहाँ मिले,
तो इवन देख सकते हैं 1 वाले इंडेक्स पे, मतलब सॉरी मॉड बाई 2, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3। अच्छा ये वैल्यू हो गई ऑड की। इन्वेंट डॉट वेयर लिखा जेड मॉड बाई 2 देख सकते हैं। हाँ अब सही हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं अगर मॉड में 0 करता हूँ तो 0 इंडेक्स पर 1 पर ऐसे करके क्या है एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो इवन ऑड के नंबर्स में, 0 के फॉर्म में, ग्रेटर वैल्यूज़ को चेक कर। जैसे कि मैं बोलता हूँ np डॉट वेयर z इज़ ग्रेटर देन 2, तो देख सकते हैं दो कहाँ कहाँ 2 से बड़ी वैल्यूज़ है। तो इंडेक्स नंबर 3 पर, 4 पर, 0 1 2, 2 के बजाय 3 पर, 3 पर है, 4 पर है, 5 पे है, 6 पे, 7 8 और 9 पे है। यानी सारे एलिमेंट पर ये वैल्यूज़ क्या है, ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सर्चिंग कैसे किया, कॉन्कैट मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए भाई देख लेते हैं, अगर आपको कॉन्कैट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू np डॉट कॉन्कैटनेट, और यहाँ पर क्या पास करेंगे कुछ इस तरीके से x कॉमा y। ठीक है, इंटर करेंगे। z में हमारे देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, x और y की वैल्यू। कैसे, x को देखो एंड y को देखो। अब आप देख सकते हो z में x और y की वैल्यू पड़ी, तो पहले ऊपर की 3 वैल्यूज़ क्या हैं, x की हैं, उसके बाद की 3 वैल्यू क्या हैं, y की हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है कॉन्कैटिनेट के लिए, सर्च के लिए, सॉर्ट के लिए। अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मान लो z में वैल्यू आ रही है और z में जो वैल्यू पड़ी हुई थी इज इक्वल टू, आपने इसको np डॉट अरेंज यूज़ किया 10। अब आप z को क्या करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा z डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, और मैंने बोला किसको, np डॉट एरे स्प्लिट, और मैंने पास किया z कॉमा 2। तो आप देख सकते हैं 2 रो में 2 पार्ट में इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे करता, मान लो सपोज मैं इसको क्या करता, कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया, और मैंने इसको 3 फॉर्म में कर दिया। 3 में मतलब मैं 3 पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ, तो क्या हुआ देखो जरा, क्या हुआ, पहले एलिमेंट में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को ब्रेक कर सकते हो, पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे को मैंने तोड़ा। ज्वाइन कैसे करते हैं, कॉन्कैटिनेट से। सॉर्ट कैसे करते हैं, सॉर्टिंग करके। सर्च करना हो तो स्क्वायर फंक्शन है। इस तरीके के आपके बने बनाए फंक्शन थे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया था। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए। क्लियर है बातें। अब अगर मान लो मुझे ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, मैं y को अगर दिखाऊं तो ये है, और x को दिखाता हूँ तो ये है। मैंने लिखा x डॉट टी, यानी इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि इसने क्या कर दिया, देखो जरा, 0 1 1 था तो 0 1 1 2 4 5 था, 5 6 8 था, इसने क्या कर दिया, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया। तो देख सकते हैं 0 1 1 यहाँ पे आ गया, यानी जो रो था वो बन गया कॉलम, एंड जो कॉलम था वो बन गया रो। तो 0 1 5 यहाँ पर देख सकते हैं, 0 2 5 यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, और 0 1 1 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म वही है, मतलब रियल में उसने चेंज नहीं किया। बट अगर मुझे इसको ऐसे करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद मैंने लिखा 1,0 या 0,1। अब आप देखिएगा क्या होगा, 0,1 का मतलब हुआ एक्सिस 1 है और 0 के हिसाब से करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, 0 2 5 1 3 6 और 1 5 4 8 रहा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट कर दूँ, ट्रांसपोज और यहाँ पर मैंने अपोजिट कर दिया, 1,0 कर दिया। अब देखिए क्या होगा, 1,0 इसने क्या कर दिया, कॉलम वाइज में कन्वर्ट कर दिया। पहले कैसा था, रो वाइज था। तो अगर आपको रो मेज़र, कॉलम मेज़र करना है तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आप केवल टी लिखोगे तो ये जो भी रहेगा उसका जस्ट अपोजिट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, तो एक्स डॉट टी, टी भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और भी फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, हम लोग कितने सारे फंक्शन आपको बता सकते हैं, बट फिर भी आपको मैं कोशिश करता हूँ जितने जितने फंक्शन बता सकें। चलिए भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में आया कि मुझे फाइंड करना है, देखिए जरा मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा np डॉट आर्ग
मैक्स एक्स एक्स, अगर मैं np डॉट आर्ग मैक्स यानी आर्गुमेंट मैक्सिमम निकालना है, एक्स में 8वें नंबर पे इंडेक्स पर कौन एलिमेंट पड़ा हुआ है, 8, जो हाईएस्ट है। एक मिनट, अब आपके मन में डाउट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, आर्ग मैक्स और यहाँ पास करते हैं वाई को। तो आप देख सकते हैं वाई में जो 5वां एलिमेंट है सबसे बड़ा एलिमेंट है। कैसे, 8 8 दोनों में क्यों आ रहा है, देखो जरा। एक्स में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये रहा मेन 0 1 2, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर पे। तो याद रखना, जब भी आप इस तरीके से आर्ग मैक्स यूज़ करते हैं तो आर्ग मैक्स क्या करता है, पहले एक्स को सीधा कर लेगा यानी फ्लैट कर लेगा। ये टू डायमेंशन था, उसको क्या कर ले, सिंगल डायमेंशन बना लेगा। तो जीरो इंडेक्स ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th इंडेक्स पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है, ये बता रहा है। इंडेक्स है, याद रखना, ये वैल्यू नहीं है। कैसे पता चलेगा, देखो जरा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर्ग मिन, और मैंने यहाँ पर पास किया एक्स को। अब आप देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या बता रहा है, 0, यानी 0 हमारा क्या है, वो मिनिमम वैल्यू है। इंडेक्स दे रहा है, वैल्यू नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ठीक है, np डॉट, ऐसे ही काम करते हैं, आर्ज मिन, और यहाँ पर पास करते हैं z को, सॉरी सभी में वैल्यू सेम है, एक काम करते हैं arg मैक्स, और यहाँ पर पास कर देते हैं b को, सॉरी एक काम करते हैं, एक वैल्यू बनाते हैं, बड़ी वैल्यू, ठीक है। मैक्स में 0 0 की वजह से ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने एक बनाया z इज इक्वल टू अरेंज, और यहाँ पर पास किया np आ गया। z को मैं अगर दिखाऊं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब मैंने क्या किया, np डॉट आर्ज मैक्स, और मैंने यहाँ बोला z। अब आप देख सकते हैं z जो है 9th एलिमेंट बता रहा है कि 9वां एलिमेंट क्या है, हाईएस्ट है। तो 9th का मतलब 9th इंडेक्स, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर कौन है, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू है। तो याद रखना है कि ARG जो मैक्स है ना, वो इंडेक्स देता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इसलिए इसको कन्फ्यूज हटाने के लिए मैंने जानबूझ के ये बना दिया। अब अगर मान लो मैं ये लिखता z डॉट, मैं इसको रीसेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए समझ में आ जाएगा, एक बात और समझने लायक है, 5,2 कर दिया, यानी 5 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, np डॉट आर्ज मैक्स, और z को पास किया। अब आप देखिए क्या हुआ, 9th एलिमेंट वही आ रहा है सेम। इसका मतलब आप 2 एलिमेंट में किसी के पास भी अगर आप एक्सेस करते हो तो ये इंडेक्स बताएगा। मैंने क्या बोला था, फ्लैट कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपने 2 डायमेंशन एरे भी बनाया है तो वो फ्लैट पहले करेगा, यानी एक लाइन में कर देगा, रेवल यानी मेथड यूज़ करेगा, और उसके बाद जो है उसमें से इंडेक्स देता है। इसी तरीके से अगर मैं np डॉट मैक आर्ज मिन अगर यूज़ करता हूँ और यहाँ पर यूज़ करता हूँ z को, तो आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स बताएगा, यानी 0 मतलब 10, 10 जो है क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। और इसी तरीके से अगर np डॉट आर्ज शॉर्ट यूज़ करता हूँ, तो देखिएगा ज़रा थोड़ा सा, शॉर्ट को मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ z को, तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि किस एलिमेंट को कहाँ पर रखना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, 0 पर ये रखना चाहिए, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये। तो ये ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड वैल्यू है, इसलिए इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, np डॉट आर्ज शॉर्ट यूज़ करते हैं, किसके साथ, x के साथ। अब आप देखेंगे x को अगर करेंगे तो ये बताएगा, देखिए ज़रा 0 1 2 0 1 2, अच्छा ऑलरेडी ये सॉर्ट हो चुका है, ओके। np डॉट आर्ज शॉर्ट, मैं यूज़ कर लेता हूँ e को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग में याद रखने वाली बात ये है कि ये क्या करता है, हमेशा इंडेक्स पे काम करता है, यानी ये जनरेट कर रहा है इंडेक्स की, किस इंडेक्स के हिसाब से डेटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से आप मैक्स हो, मिन हो, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, बने बनाए फंक्शन है, ठीक है। और पूरा वीडियो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से दोबारा देखिएगा तो आपको और बातें क्लियर होंगी। तो इस तरीके से लगभग जो भी बातें हम बता सकते थे आपको, मैंने लगभग बातें बता दी। जैसे मान लीजिए आप लिखते हो z इक्वल टू z प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि z में सब में एक एक का इंक्रीमेंट। देख सकते हैं कैसे, मैंने आपको बताया था ब्रॉडकास्टिंग इसको बोलते हैं। तो 10 था, 11 कर दिया, 12 13 14 15 16 ऐसे करके 20। आप देख पा रहे होंगे z में वैल्यू क्या थी, 19 तक थी, तो उसने सब में क्या कर दिया, 1 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा कि हम कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपको याद रखने वाली बात है। अब देखिए, अगर मुझे स्लाइसिंग यूज़ करनी है, स्लाइसिंग कैसे करना है, तो हम लिखेंगे z ऑफ 1, 5,
अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1,5, इसका क्या मतलब है ज़रा देखिए। 1,5 का मतलब है 1 इंडेक्स से चलो 5 तक जाना है, तो 0 1 2 3 4 था, तो उसने क्या किया 1 से लेके 5 इंडेक्स, यानी 0 से 1 से लेके 5 का मतलब 1 ये है 12, और 5 मतलब 0 1 2 3 4 और ये 5 है, तो एक कम तक चलना है, मैंने बताया था आपको। तो अगर आप ऐसे लिखोगे केवल z ऑफ कोलन लगा के 5, तो मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है वो 0 से ही मानता है। तो मैंने जब लिखा 5 तो देखो कहाँ स्टार्ट किया 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो यानी टोटल एक कम तक चलेगा। अब मैंने अगर इसी को ऐसे लिख दिया, स्लाइसिंग है, इस पर बहुत ध्यान समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 कॉमा कोलन 5 कोलन 2, या इसको मैं 9 तक चलाता हूँ, तो देखिए क्या होगा। टोटल एलिमेंट 1 1 मतलब ये है 0 1 1 1 में 2 का इंक्रीमेंट, तो 1 के बाद एक छोड़ के ये 2 14, फिर 16, फिर 18, और 20 नहीं आएगा क्योंकि आपका एक कम तक चलता है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूँ 1 कोलन 9 कोलन 2 और ये -2 कर दूँ तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं -2 का मतलब क्या होगा, सॉरी ये देखिए क्या किया मैंने, z ऑफ 1 कोलन 9 कोलन 1 या 5 कोलन 1 -1। अब आप देख सकते क्या होगा, तो ये ब्लैंक में क्यों आ रहा है माइनस, अच्छा इसमें माइनस ऑपरेटर यूज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि माइनस सिंबल में टिल्ड सिंबल आ जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको ट्राई करिएगा माइनस लगा करके, तो आप निगेटिव वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, मान लो ये लगा के और छोड़ देता हूँ तो क्या होगा। तो अगर आपने ये लगा दिया, इसका में स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं दी, लास्ट वैल्यू भी नहीं दिया, तो भी क्या होगा, ये पूरी वैल्यू जनरेट कर देगा। अगर आप इसी चीज़ को अगर ऐसे ऐसे कर देते हो तो भी हमारा वैल्यू सेम आएगा सारा, क्योंकि आपने यहाँ पर बिगनिंग भी नहीं दिया, एंड भी नहीं दिया, यहाँ पर बिगनिंग एंड और लास्ट वाला एलिमेंट भी नहीं दिया, इंक्रीमेंट बाई होता है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे कर देता हूँ इंक्रीमेंट बाई, और यहाँ लिखता हूँ 2, अब आप देख सकते हैं कि पहले स्टार्ट होगा लास्ट तक जाएगा और 2 2 का इंक्रीमेंट, तो 11 13 15 17 एंड 19। तो ये सारे क्या है स्लाइसिंग के पार्ट हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा। इंपॉर्टेंट बात बताना है, इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, देखिए अगर मैं इसी चीज़ को, मैं आपको जब x मैंने दिखाया था तो x कुछ इस तरीके से आ रहा था, अब मैं क्या करता हूँ एक लिस्ट बनाता हूँ x इक्वल टू, तो x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट जाना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाता हूँ लिस्ट और पाइथन और नंबर एरे में क्या डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सिस्टम को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक x लिखा और x में कुछ एलिमेंट्स बना दिए, ठीक है, लिस्ट बनाया, ठीक है। कैसे 2, 5, 6, और ये कर लिया एलिमेंट्स को ऐसे बनाया, 5, 9, 7, ठीक है, एंटर किया, x हमारा बन गया। अगर मैं x को प्रिंट कराता तो मुझे डेटा ऐसे मिल रहा है। अब इसी x का ये लिस्ट है हमारे पास, अभी इसी x का मैं क्या करूँगा, एरे बना रहा हूँ numpy वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखना ज़रा, y इज इक्वल टू np डॉट एरे, सेम एलिमेंट का मैं क्या कर रहा हूँ, एरे बना रहा हूँ, y बना दिया, इसमें भी सेम डेटा पड़ा हुआ है, देखिए ज़रा सेम डेटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे ये एरे लिस्ट है और ये क्या एरे है। अब हमें देखना ये है कि टोटल ये स्पेस कितना ले रहा है। तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था x डॉट y का डेटा कैसे मिलेगा, तो y डॉट n बाइट्स, मैंने आपको बताया था अभी n बाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास रास्ता और है n डॉट आइटम, पढ़ाया था आइटम साइज ये है, इनटू y डॉट साइज से अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है आइटम साइज एक एलिमेंट का देगा और ये साइज क्या है पूरा एलिमेंट बता देगा, इंटर करें तो 24 बाइट ये स्पेस ले रहा है, ठीक है। बट अगर इसी को मैं y, ये एरे हो गया किसका, numpy का, यानी numpy जो है इतना स्पेस ले रहा है। और अगर इसी चीज़ को मैं उससे करता हूँ पाइथन का एरे की अगर साइज निकालूँ तो क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे sys डॉट गेट साइज ऑफ, ठीक है, यहाँ पर पास किया 1 इंटू लेंथ ऑफ x, एंटर किया। अब आप देख सकते हैं 56। आप इमेजिन करिए, देखिए इसी एरे को जब आपने पाइथन में बनाया लिस्ट के थ्रू तो इसने 56 जगह ली, जबकि इसी को जब मैंने एरे में बनाया numpy से तो कितना ले रहा है 24। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना मेमोरी कंपैरिजन है और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ कि हम y का यूज़ कर सकते हैं, मतलब numpy का यूज़ करें, ठीक है। अगर इसी चीज़ को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर मैं लिखता y डॉट
n बाइट्स, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था n बाइट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 24 ही बाइट्स आ रहे हैं, जबकि अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे तो भी 24 ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें थी numpy में। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आपको वीडियो क्वालिटी में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर